नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम आवर्तता एवं आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं आवर्तता या पीरियोडिसिटी से। देखिए, आवर्तता का सीधा तात्पर्य होता है कि परमाणु क्रमांक के निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होना। अर्थात यदि तत्वों को यदि विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यह देखा जाता है कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात में फिर से वैसे ही रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति हो रही है और तत्वों के इसी गुण को क्या कहा जाता है? आवर्तता कहा जाता है। तो सीधा कह सकते हैं कि तत्वों की आवर्तता से तात्पर्य है तत्वों के परमाणु क्रमांक के निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के विभिन्न रासायनिक गुणधर्मों की पुनरावृत्ति को होना। अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को या इसी गुण को तत्वों की आवर्तता या पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और सामान्य रूप से जो आवर्तता होती है वो 2, 8, 18 या 12 के पश्चात देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि जो तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति है वो इनके बाद होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो ऊर्जा स्तर है, अगर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें पता है कि जो प्रथम ऊर्जा स्तर होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, राइट। फिर दूसरे में एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, फिर एम में 18, राइट, और एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एन। इसीलिए तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति 2, 8, 18, 32 अर्थात जो कक्षा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे ही कक्षा में क्या होता है? परिवर्तन होता है, वैसे ही जो है गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो तत्वों के गुणों में परिवर्तन 2, 8, 18 और 32 परमाणु जो क्रमांक है इनके अंतराल पर ही होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कारण, और यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि किसी भी तत्व के जो गुण होते हैं वो उसके किसके गुण होते हैं? तो ध्यान रहे यहाँ पर तत्व के जो गुण है वो परमाणुओं के कारण होते हैं। हालांकि यहाँ पर आप एक चीज और याद रखें, किसी यौगिक के जो गुण होते हैं वो अणुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्लियर? जिसको हमने पहली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो यौगिक के जो रासायनिक गुण हैं वो अणुओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, परंतु तत्व के जो गुण हैं वो किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? परमाणुओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो एक चीज क्लियर हुआ कि किसी भी तत्व, राइट, किसी भी तत्व के गुण उसके परमाणुओं के गुण होते हैं, और परमाणुओं के गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अर्थात जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वैसे ही उस परमाणु के गुण होंगे, और जैसे परमाणु के गुण होंगे वैसे ही उस तत्व के क्या होंगे? रासायनिक गुण होंगे। अर्थात तत्व के जो गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग होता है। यही कारण है कि विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुणों में अंतर देखा जाता है। परंतु जब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8, 18 और 32, राइट, इनके अंतराल पर ही तत्वों के रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उसका कारण क्या है कि 2, 8, 18, 32 पर ही समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है। तो वेरी सिंपल, 2, 8, 18, 32 पर ही समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो है पुनरावृत्ति होती है। यही कारण है कि 2, 8, 18, 32 जो है परमाणु क्रमांक के अंतराल पर ही तत्वों के रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, और इसी गुण के कारण ही तत्वों में क्या होती है? आवर्तता पाई जाती है। अब हम आवर्ती वर्गीकरण को समझते हैं। तो आवर्ती वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में कई प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर
आवर्तता को समझा था। अब हम उसी आवर्तता के आधार पर आवर्ती वर्गीकरण को समझते हैं। देखिए, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो वर्ष 1800 तक केवल और केवल कुछ तत्वों की ही खोज हुई थी और तत्वों की संख्या भी काफी कम थी और वो थे 30 तत्व, राइट। तो वर्ष 1800 तक केवल और केवल 30 तत्वों की ही खोज हो पाई थी और इन 30 तत्वों के भी रासायनिक गुणधर्म अलग अलग थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए तत्वों की खोज होती चली गई और ज्ञात तत्वों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। और जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ रही थी तो इनके अध्ययन के लिए, इनको समझने के लिए, इनको वर्गीकृत करने की भी प्रयास किए जा रहे थे और इनके बारे में अधिक से अधिक जो है जानकारी भी जुटाई जा रही थी। सबसे पहले जो जितने भी ज्ञात तत्व थे उनको दो आधारों पर, धातु एवं अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो यहां से एक एमसीक्यूज बनता है जो कि पूछा जा सकता है, वो ये कि सबसे पहले ज्ञात तत्वों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया था। तो जितने भी तत्व थे उनको धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। फिर और अधिक तत्वों की खोज होती चली गई जिनके रासायनिक गुणधर्म एक दूसरे से काफी अलग थे। वैसे वैसे उनको वर्गीकृत करने के प्रयास भी बढ़ते चले गए और सबसे पहले सन 1817 में रासायनिक तत्वों को या तत्वों को वर्गीकरण का जो पहला ठोस जो प्रयास था वो 1817 में वुल्फगांग जो डावेराइनर थे उन्होंने प्रयास किया था। तो एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है कि सबसे पहले तत्वों को आवर्तता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था। तो डावेराइनर ने आवर्तता के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। कब किया था? 1817 में। और डावेराइनर ने तीन तत्वों के वर्ग बनाए थे और उन 3 तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को जो है उन 3 तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एक समान थे, इसीलिए उन 3 तत्वों को त्रिक कहा गया। और ये त्रिक क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? डावेराइनर का त्रिक नियम हो जाएगा, राइट। तो ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत करने का जो सबसे पहला प्रयास था वो डावेराइनर ने किया था। और डावेराइनर ने 3 तत्वों जिनको क्या कहा गया? त्रिक कहा गया, राइट। डावेराइनर ने 3 तत्वों या त्रिक को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। यहां पर ध्यान दें, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो डावेराइनर ने 3 तत्वों के समूहों को या त्रिक को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब इन तत्वों को आरोही क्रम में रखा जाता है तो जो बीच वाला तत्व होता है उसके जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या होता है? औसत होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? डावेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो डावेराइनर ने ही सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया था और डावेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम क्या है कि यदि 3 तत्वों त्रिक को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो बीच वाला तत्व होता है उसका द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्या हो जाएगी? डावेराइनर का त्रिक हो जाएगा। अच्छा, यहां से कई बार एग्जाम्स में रेलवे में ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डावेराइनर के त्रिक में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन में हो जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो डावेराइनर के त्रिक में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थी। और लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.99, तो अराउंड इसको मान लेते हैं 7। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब डावेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है कि यदि इन तीनों को आरोही क्रम में रखें तो जो बीच वाला तत्व है सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। अर्थात यदि हम 7 और 39 को जोड़ दें तो वो 46 होता है और 46 अगर इन दोनों का औसत निकालें तो कितना आता है? 23 आता है, जो कि
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है और यही डावेराइनर का त्रिक नियम था। अब डावेराइनर के जो त्रिक नियम था उसकी सीमाएं भी थी। तो पहली सीमा तो यही हो जाएगी कि डावेराइनर के त्रिक नियम से सभी ज्ञात तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जा सका, क्योंकि डावेराइनर का जो त्रिक नियम था वो केवल और केवल 3 तत्वों के समूह तक सीमित था। तो पहली सीमा, इससे सभी जो ज्ञात तत्व थे उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ इसके जो जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनका वर्गीकरण भी त्रिक नियम से नहीं हो सकता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर हम देखें तो सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक से नहीं हो सकता है। साथ ही साथ डावेराइनर ने कुछ तत्वों की त्रिक को ही पहचान पाए थे, ये इसकी सीमा है। तो अब डावेराइनर के त्रिक नियम का लाभ क्या है? तो डावेराइनर के त्रिक नियम का सबसे पहला तो लाभ ये है कि उन्होंने जो वर्तमान समय में तत्वों का वर्गीकरण है उसकी आधारशिला रखी। तो तत्वों की जो आवर्त सारणी का आधारशिला है या उसका जो विकास है वो डावेराइनर का त्रिक नियम ही माना जाता है। और दूसरा, उन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में समझा। तो डावेराइनर के पश्चात में तत्वों को वर्गीकृत करने का जो प्रयास था वो न्यूजीलैंड ने किया था, और न्यूजीलैंड ने सन 1866 में, राइट, तो सन 1866 में न्यूजीलैंड ने तत्वों को वर्गीकृत किया था। और तत्वों को वर्गीकरण के लिए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही उन्होंने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया था। तो वर्ष 1866 में न्यूजीलैंड ने अष्टक नियम प्रस्तुत किया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और उन्होंने सबसे पहले जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन को रखा था, और उसके बाद में जो जितने भी ज्ञात तत्व थे, कितने ज्ञात तत्व थे? 56 ज्ञात तत्व थे। तो 56वें नंबर पर थोरियम को रखा था, राइट, और इस आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था। अब हम न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम है उसको समझते हैं, राइट। अष्टक नियम का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? 8 का नियम हो जाएगा, राइट। तो न्यूजीलैंड का अष्टक नियम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूजीलैंड ने उस समय ज्ञात जो 56 तत्व थे उन सभी तत्वों को आरोही क्रम में, किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के, राइट। तो न्यूजीलैंड ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है? अष्टक नियम कहा जाता है। तो जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा तो प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, अर्थात हर 8 के अंतर पर जो है गुणधर्मों में समानता पाई जाती है, इसलिए इसको अष्टक नियम कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए लिथियम और सोडियम, इन दोनों के गुणधर्म समान थे, और सोडियम जो है वो लिथियम के बाद में 8वां तत्व आता है। इसी तरीके से बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में भी अधिक समानता है। अब इनकी क्या सीमा है वो हम समझते हैं। तो जो न्यूजीलैंड का अष्टक नियम था वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, अर्थात न्यूजीलैंड के अष्टक नियम से जो जिनका परमाणु द्रव्यमान कम था उनके गुणों को तो समझा गया, परंतु कैल्शियम के पश्चात जो जितने भी तत्व थे उनमें 8 के अंतर पर जो है रासायनिक गुणधर्मों में समानता नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज ये थी कि न्यूजीलैंड ने ये माना था कि प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 56 है, और उन्होंने भविष्य में और नए तत्वों की खोज हो सकती है इसको प्राथमिकता नहीं दी। इसीलिए उन्होंने ज्ञात नए तत्वों के लिए भी जो है कोई भी महत्व नहीं दिया, और उनका अष्टक जो सिद्धांत है वो नए ज्ञात तत्वों से भी मेल नहीं खाता। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने अपनी जो अष्टक नियम था इसमें तत्वों को समंजित करने के लिए 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। तो न्यूजीलैंड ने जो असमान तत्व थे उनको एक जगह पर रख दिया, और कई बार तो 2 तत्वों को जो है एक साथ एक स्थान में रख दिया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम था ये हल्के तत्वों तक ही ठीक से लागू हो पाया था। तो ये 2 चीज भी आप याद रख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी
वह किस सिद्धांत के अनुसार ही दो तत्वों को एक साथ रखा गया था। तो न्यूजीलैंड ने अपने अष्टक नियम के आधार पर ही दो तत्वों को जो कि असमान थे उनको भी एक स्थान पर रख दिया था, और यह जो नियम था यह केवल हल्को तत्वों तक ही सीमित था। इसके बाद में एंट्री होती है मेंडलीफ की, राइट। तो मेंडलीफ का अब हम समझते हैं यहाँ पर आवर्त नियम। तो दरअसल यहाँ पर न्यूजीलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, राइट, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। उसके बाद में मेंडलीफ आए और मेंडलीफ को ही वर्तमान समय में जो है तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवोनोविच मेंडलीफ को ही जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखें मेंडलीफ। तो तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय है वो किसको जाता है, मेंडलीफ को ही जाता है। और जो आवर्त सारणी है, जो हम आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं, इसको भी विकसित करने में प्रारंभिक जो योगदान है वह भी मेंडलीफ का ही रखा है। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। और मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त नियम प्रस्तुत किया था उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या 63 हो चुकी थी, और उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंध का अध्ययन किया और उसके आधार पर मेंडलीफ का आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तो यहाँ से आपको दो चीज याद रखनी है, तत्वों के वर्गीकरण में जो मुख्य श्रेय है वो मेंडलीफ को जाता है, और मेंडलीफ ने 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में प्रस्तुत किया था, और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था। सबसे पहले हम यहाँ पर आवर्त नियम पढ़ते हैं। आवर्त क्या है? तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रख दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल पश्चात समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अर्थात मेंडलीफ के आवर्त नियम अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात किसी निश्चित आवर्तता पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, और तत्वों को यदि उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करें तो समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद में फिर आ जाते हैं। और इसी के आधार पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार की थी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। क्लियर? तो मेंडलीफ की आवर्त नियम से दो फैक्ट्स याद रखने। सबसे पहला, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह मेंडलीफ का आवर्त नियम है, और इसके अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान रासायनिक गुण वाले या समान गुण वाले तत्वों की पुनः प्राप्ति होती, और इस आधार पर ही आवर्त सारणी तैयार की गई थी, जो कि ये है। अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो आवर्त नियम, मेंडलीफ के आवर्त नियम पर आधारित थी, जिसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको ही क्या कहा, आवर्त कहा गया। साथ ही साथ इसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उसको समूह कहा गया। महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहां पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी, तो वो थी 7। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त या क्षैतिज पंक्तियों की संख्या थी 7, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को उन्होंने समूह माना था, और 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया था। साथ ही साथ भविष्य में जिन तत्वों की खोज होगी, राइट, उनका भी उन्होंने अनुमान किया था, और साथ ही साथ उनके लिए कुछ जगह भी रिक्त छोड़ी थी ताकि जो भी तत्वों की खोज हो उनको समायोजित किया जा सके। क्लियर? अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर उपलब्धियों के बारे में, फिर पढ़ेंगे दोष के बारे में। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या हैं? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समान जो गुणधर्म है उनको समान समूह में रखे गए, जैसे जो उत्कृष्ट गैसें हैं
हीलियम, नियोन, आर्गन, राइट, जिनकी खोज हुई, तो उनको बगैर कुछ परिवर्तन किए हुए ही उनको नए समूह में समायोजित किया जा सका। साथ ही साथ इसमें भी नए तत्वों की संभावना हुई। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रखा गया, साथ ही साथ नए तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी, तो उनको आसानी से समायोजित कर लिया गया। साथ ही साथ भविष्य में नए तत्वों की खोज की संभावना भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में व्यक्त हुई थी। इसके बावजूद भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई दोष थे, तो हम यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष को भी समझते हैं, जहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तो यही है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो किस सिद्धांत के द्वारा या किस आवर्त सारणी में निर्धारित हुआ है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ही हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित हुआ है, अर्थात जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं था या निश्चित नहीं था। दूसरी चीज, जो समस्थानिक होते हैं, अर्थात ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उनको समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिकों के जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझें, जो समस्थानिक होते हैं उनके गुणधर्म समान होते हैं, परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी तो परमाणु भार पर आधारित थी, इसीलिए अलग अलग समस्थानिकों को अलग अलग जगह पर रखा गया। अर्थात जो अलग अलग गुणधर्म वाले, जो मतलब समान गुणधर्म वाले जो समस्थानिक थे, उनको भी अलग अलग स्थान पर रखा गया, जो कि उचित नहीं था। वैसे ही समभारिक, जिनके परमाणु भार समान थे, परमाणु क्रमांक अलग थे, अर्थात परमाणु भार, तो परमाणु भार जिनके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग थे, उनको एक साथ रखा गया। क्लियर? तो समस्थानिक जिनके गुणधर्म समान होते हैं उनको अलग अलग स्थान पर रखा गया, क्योंकि परमाणु जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसमें तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। साथ ही साथ कुछ भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, क्षार धातुएं जो कि अत्यधिक क्रियाशील है, उनको अल्प क्रियाशील मृदा धातुओं के साथ में भी रखा गया था। साथ ही साथ जो लेंथेनाइड है या एक्टिनाइड है, इस श्रेणी के तत्वों के लिए भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हो जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, या मॉडर्न क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। क्लियर? जो मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकरण का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, परंतु मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर उनको व्यवस्थित किया था, जिसकी वजह से कई प्रकार की जो थी कमियां थी। फिर 1913 में, राइट, 1913 में हेनरी मोजले ने, राइट, 1913 में हेनरी मोजले ने भी तत्वों को वर्गीकृत किया, और हेनरी मोजले ने तत्वों को परमाणु भारों की बजाय परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, और यही जो है वर्तमान समय में तत्वों के वर्गीकरण का आधारभूत गुणधर्म होता है। तो 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या जो है अधिक आधारभूत गुणधर्म है, और इसी वजह से हेनरी मोजले ने तत्वों को परमाणु भारों की बजाय परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको व्यवस्थित किया और अपना आवर्त नियम दिया। तो आधुनिक आवर्त नियम, या फिर हम कहें कि हेनरी मोजले का नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम या हेनरी मोजले के नियम अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। साथ ही साथ ये जो आधुनिक आवर्त नियम था, राइट, इसने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में जो भी कई परिवर्तन किए थे, राइट, और उन परिवर्तनों में सबसे तो यही हो जाएगा कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित था, और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी जो कि परमाणु भार पर आधारित थी, उसको भी परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी भी प्रस्तुत की गई थी।
क्लियर। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो हेनरी मोजले ने दिया है और इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर। और ये हो जाएगी आवर्त सारणी, जिसको हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। अब आधुनिक आवर्त सारणी, तो सबसे पहला तो यही प्रश्न आता है कि किसने तैयार की। तो ध्यान रहे, जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजले ने दिया था और हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त के नियम के आधार पर ही वोहर ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की थी। राइट। तो वोहर ने मोजले के आवर्त नियम के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी और इस आवर्त सारणी को ही आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी कहा जाता है। क्लियर। दो फैक्ट याद रखें, आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजले ने दिया था, वहीं हेनरी मोजले के आवर्त नियम के आधार पर ही वोहर ने आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी का क्या किया था, बनाया था। साथ ही साथ ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर इस व्यवस्थित किया गया था। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें क्षैतिज पंक्तियां हैं और उन क्षैतिज पंक्तियों को ही क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ये दो जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें कहा जाता है आवर्त। राइट। तो जो 7 क्षैतिज खाने हैं या पंक्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। साथ ही साथ आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ हैं या ऊर्ध्वाधर खाने हैं, तो ऊर्ध्वाधर खाने उनको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है या समूह कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने हैं या क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहा जाता है और आवर्त की संख्या कितनी है, 7। फिर ऊर्ध्वाधर खाने हैं, उनकी संख्या कितनी, 18 और उनको ही समूह या वर्ग कहा जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में हम आवर्त के बारे में समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, कैसी, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको ही आवर्त कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है। जिसमें से जो प्रथम 2 आवर्त हैं, राइट, 1 और 1, ये तो जो प्रथम जो 2 आवर्त हैं वो सबसे छोटे हैं, क्योंकि अगर आप प्रथम आवर्त की बात करेंगे तो इसमें 2 ही है और उसके बाद में ये यहां से लेकर यहां तक, तो इन दोनों आवर्तों में तत्वों की संख्या कम है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लघु आवर्त कहा जाता है। राइट। तो प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसीलिए इसको अति लघु आवर्त कहा जाता है। वहीं दूसरे एवं तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं जिनको लघु आवर्त कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अति लघु आवर्त, जिसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन हीलियम। फिर इन दोनों में 8 तत्व हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लघु आवर्त कहा जाता है। तो वहीं जो चौथे एवं पांचवें, राइट, चौथे एवं पांचवें में 18 तत्व हैं जिनको दीर्घ आवर्त कहा जाता है और छठे आवर्त में कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं जिनको अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। 7वां आवर्त जो है एक अपूर्ण आवर्त है जिसमें वर्तमान में कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं और अभी अन्य तत्वों की खोज होना बाकी है। राइट। तो फिर से समझें आप, यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने हैं या क्षैतिज पंक्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। ये लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, 7। पहले आवर्त में कुल 2 तत्व हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अति लघु आवर्त कहा जाता है। फिर जो दूसरा एवं तीसरा है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु आवर्त कहा जाता है। फिर जो चौथा और पांचवा उसमें कितनी है, 18 और 18, राइट, 2 8 18, क्लियर। तो 2 8 18, तो यहां पर 18 तत्व हैं, इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त कहा जाता है। और इनमें जो टोटल है, राइट, इनमें टोटल जो संख्या है वो कितनी संख्या है, इनमें 32 तत्व रखे जाएंगे, परंतु जो 7वां वाला है, 7वां वाला जो है उसकी अभी संख्या क्या है, कमी है,
एक मिनट, हाँ यहाँ पर तो देखिए 2 8 और इनमें कितने हैं 32 के एलिमेंट, पहली कक्षा में 2 फिर 8 फिर 18 और फिर 32, तो जिसमें से इन दोनों को अति दीर्घ कहा जाता है। तो जो छठवां है इसमें तो 32 है, परंतु जो 7वां है उसमें अभी अपूर्ण है, उसमें तत्वों की संख्या कितनी है 24। क्लियर। चलिए अब हम वर्ग समझते हैं यहाँ पर वर्ग के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है या ऊर्ध्वाधर खाने हैं उनको ही क्या कहा जाता है, उनको ही वर्ग कहा जाता है, राइट, या समूह कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है 18 है। ये खड़े जो स्तंभ है ये यही क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे या स्तंभ कहलाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है 18 है, राइट। साथ ही साथ जो कुल 18 वर्ग हैं उनको 1 से 18 तक क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। और प्रत्येक वर्ग में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्राप्त होता है। क्लियर। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इस पूरे के पूरे आवर्तों को, राइट, सॉरी ग्रुप को, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही जो वर्ग हैं या ग्रुप्स हैं उनको 4 समुदाय में बांटा गया है, राइट। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और क्या हो जाएंगे एस ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो यहां से लेकर कहां तक हो जाएंगे, ये जो है यहां पर, सॉरी यहां तक, ये यहां तक जो है किसके ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ये डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। ये जो 2 हैं ये एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, राइट। ये यहां पर जो हैं इतने, ये किसके हो जाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व, और ये हो जाएंगे एफ ब्लॉक के तत्व। फिर से समझिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ हैं उनको ही क्या कहा जाता है, वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी 18, और 18 को 4 भागों में बांटा गया है। जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है वो किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, राइट। उसके बाद में यहां पर 13 से लेकर कहां तक आ जाएगा, 18 तक आ जाएगा। तो 13 से लेकर 18 तक कौन से, पी ब्लॉक के क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। और फिर यहां पर 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। और यहां पर ये लेंथेनाइट्स और ये जो एक्टिनाइट्स है ये एफ ब्लॉक के तत्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर वर्ग के बारे में पढ़ लिया है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी हम कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। क्लियर। तो आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी की सभी कमियों को क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की सभी कमियां दूर हो गई, राइट। आधुनिक आवर्त सारणी में ही हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया, साथ ही साथ इसमें धातु एवं अधातु को पृथक किया गया। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये समस्थानिकों अर्थात परमाणु क्रमांक पर लिखी है, इसलिए समस्थानिकों को एक जगह पर रखा जाएगा, अर्थात सभी समान गुण वाले समस्थानिक जो हैं एक जगह पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें नवीनतम जो परमाणु तत्व है, नवीनतम तत्व क्या है 118वां है और जिसका नाम क्या है ओगेनोसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो आधुनिक तत्व हैं ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो नवीन तत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 113वां तत्व है उसका नाम है नियोनियम जिसका चिन्ह है MH। 115वां तत्व है मास्कोवियम जिसका जो चिन्ह है वो MC। 117वां जो तत्व है वो टेन्नेसाइन है जिसका TS। और 118वां जो तत्व है उसको AG या ओगेनोसान है, राइट। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसके दोषों का निवारण, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसने मेंडलीव की आवर्त सारणी के सभी प्रकार की जो कमियां थी उनको दूर कर दिया है। तो हम यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी विशेषताओं को भी समझते हैं, साथ ही साथ ये समझते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी कमियां थी जिनको दूर किया गया। सबसे पहला तो यहाँ पर यही हो जाएगा कि जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखा जाना सुनिश्चित हो पाए।
राइट। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर रखे गए थे, इस वजह से कई तत्वों के रासायनिक गुणों में भिन्नता थी, परंतु इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, इस वजह से जो भी दोष उत्पन्न हुए थे वो दूर हो गए। क्लियर। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान। चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर है, इसीलिए सभी समस्थानिकों को एक जगह पर रखा गया। साथ ही साथ जो असमान गुण वाले तत्व थे उनको अलग अलग स्थान पर रखा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो असमान गुण वाले तत्व हैं उनको अलग रखा गया। जैसे उपवर्ग वर्ग 1 में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वर्ग 1 में है, तो वर्ग बी में CuH है जो कि वर्ग 11 में रखे गए हैं, क्योंकि इनके गुणों में क्या है, असमानता है। फिर दुर्लभ मृदा तत्वों को भी स्थान दिया गया, राइट। तो जो लैंथेनम के बाद में 14 तत्व हैं जिनको ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड। तो लैंथेनम के बाद 14 तत्वों को लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। इनको आवर्त सारणी में अलग जगह पर रखा गया है। जैसे ये देखिए लैंथेनाइड्स, यहाँ पर ये जो 14 तत्व हैं इनको ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और इनको यहाँ पर जो 57 है, इसके बाद में 58वां आना चाहिए था, 57, 58, लेकिन 57 के बाद में सीधा कौन सा आया, 72 आया। इसका मतलब ये 14 तत्वों को अलग कर दिया और जिनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और वहीं एक्टिनाइड्स 89 के बाद में जो है इन 14 तत्वों को अलग कर दिया गया है। क्लियर। चलिए अब हम जो है आधुनिक आवर्त सारणी के जो दोष हैं वो समझते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में केवल एक ही दोष है, वर्तमान समय में भी जो हाइड्रोजन की स्थिति है, राइट, हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, इसको लेकर भी कई विवाद हैं, लेकिन अभी भी सहमति है। तो हाइड्रोजन है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, इनकी जो वर्तमान स्थिति है इसको लेकर भी अभी जो है सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ समान वाले गुण भी इस आवर्त सारणी में अलग अलग रखे गए हैं। जैसे Cu और क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा, Ba और क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। क्लियर। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ दोष थे। बाकी की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों के गुणों को समझने के लिए बहुत ही लाभदायक है और जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी विकास प्रक्रिया को समझा, आवर्तता के बारे में समझा, आवर्त सारणी कैसे विकसित हुई इसके बारे में हमने डिटेल से समझा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।